हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल एके टू एजुकेशन में। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 एग्जाम के लिए हिंदी का जो कि गद्य खंड का वन शॉट क्वेश्चन बैंक देखने वाले हैं। क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे जो कि 2009 से लेकर 2023 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ओनली ऑब्जेक्टिव ही नहीं मिलेगा आपको, ऑब्जेक्टिव प्लस साथ में आपको सब्जेक्टिव भी कराऊंगा। अब सब्जेक्टिव में शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों कराऊंगा। अब सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप लोगों के लिए। तो वीडियो में बने रहिए। मैं क्वेश्चन बैंक का आज जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें से आपका 95% क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहले बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए मैं ले चलता हूँ अब आपको क्वेश्चन की तरफ। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो पीडीएफ के लिए आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को पीडीएफ इस तरह से मिलेगा। पीडीएफ को जब ओपन कीजिएगा तो इसमें पूरा कंप्लीटली मिलेगा, आपको A to Z क्वेश्चन एंड आंसर मिलेगा। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी मिलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला चैप्टर आता है। चलिए पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमारा पहला चैप्टर दिए गए हैं बातचीत, जिसके राइटर है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट बातचीत चैप्टर के राइटर हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद से शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद से लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? भारतेंदु युग या प्रेमचंद्र युग या द्विवेदी युग या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने है। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? तो भारतेंदु युग के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु युग के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? जो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बैंक का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, लेकिन मैं ईयर वाइज नहीं आप लोगों को चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन बैंक करा रहा हूँ। जो चैप्टर 1 में किस साल कितना क्वेश्चन पूछा गया है, चैप्टर 2 से किस साल कितना क्वेश्चन पूछा गया, और सब्जेक्टिव भी आपको चैप्टर वाइज मिलेगा जो कि क्वेश्चन बैंक ही है, पूरा क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। तो चैप्टर वाइज और बेहतर रहता है। तो इसका पीडीएफ भी आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। कहाँ मिलेगा मैं आपको बताऊंगा और कैसे आपको डाउनलोड करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम है? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है? जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट। जो कि क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या है? चलिए तीसरा क्वेश्चन है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं बालकृष्ण भट्ट का, तो उन्हीं का रचना है दमयंती स्वयंवर। किनका? तो बालकृष्ण भट्ट। चलिए बातचीत शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? जो बातचीत हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इसके रचनाकार कौन है, मतलब लेखक कौन है? तो इसका लेखक है हमारे बालकृष्ण भट्ट जी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? भाई बालकृष्ण भट्ट जो किस काल के रचनाकार हैं? किस काल के? आदिकाल या भक्ति काल या रीति काल या आधुनिक काल? तो बालकृष्ण भट्ट जी आधुनिक काल के रचनाकार हैं। आधुनिक काल के रचनाकार कौन है? आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आधुनिक काल के रचनाकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। चलिए बातचीत साहित्य में कौन सी विद्याएं या कौन सी विद्या, उपन्यास है या कहानी है, निबंध है या नाटक है? तो एक प्रकार का निबंध है जो कि बातचीत। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ईयर भी देख सकते हैं, साइड में सबका ईयर दिया गया है, किस साल में कौन क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किन की बातचीत में उमटा चला आता है? तो किन की बातचीत में? दो हमजोली सहेलियों के बातचीत में जब चैप्टर पढ़े होंगे तो दो हमजोली सहेलियों के बातचीत को पढ़ रहे होंगे, उन्हीं के अनुसार रस समुद्र की बात में उमड़ा चला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हम लोग चैप्टर 1 से टोटल हम लोगों ने 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा। कितना? 7। अब सातों के सातों इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपका क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साइड में आपको ईयर भी दिख जाएगा, ईयर भी आप लोग देख लीजिएगा। पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार वीडियो को पूरा एंड तक कंप्लीटली देख लीजिए, मैं साथ में याद भी कराता चल रहा हूँ। तो चलिए आप चलते हैं हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए शॉर्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है जो कि एक 2019 में पूछा गया है, एक 11 में और एक 19 में, ये दोनों में पूछा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस साल भी ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। संभावना नहीं, 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा चैप्टर 1 से।
पहला क्वेश्चन दिए गए हैं कि दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिति होती है, तो उमड़ा चला जाता है समुद्र की तरह। चलिए, जो कि इसका आंसर भी आप लोग को चलिए मैं बता देता हूँ। दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिति होती है, तो इसकी क्या स्थिति होती है। और दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर हम में वक्त शक्ति ना होती तो हम क्या होते। अगर हम में बोलने की शक्ति ना होती तो क्या होता। तो हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, जिसका आंसर मैं आप लोग को डीपली लिख कर लगाया हूँ, जो कि मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ दोनों का। दो पहले हम लोग एक नंबर का आंसर की देखेंगे, जो कि दो हमजोली सहेलियों के बीच में बातचीत की में क्या स्थिति होती है। तो इसमें क्या स्थिति होती है, चलिए आंसर की तरफ ध्यान दीजिए। काफ़ी इजी आंसर है और छोटा शॉर्ट में आप लोग के लिए बनाया गया है। दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में कुछ जायका ही निराला है, जायका ही निराला है उन दोनों के बातचीत करने का। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला जा रहा है, समुद्र की तरह उमड़ा चला जा रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए, इसका पूरा स्वाद चाहिए तो उन्हीं से पूछना चाहिए। जिन्हें ऐसे की रस सनी बात जिन्हें की ऐसे की रस सनी बात सुनने में भी भाग्य लड़ा है। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन आपका था कि अगर हम में वक्त शक्ति ना होती, बोलने की शक्ति ना होती तो क्या होता। इसका आंसर देख लीजिए। अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान के रूप में ईश्वर ने मनुष्य को दी है उसे वाक शक्ति कहते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को दी है जो कि वरदान है एक प्रकार का, ये हमारा वाक शक्ति है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन इतना छोटा लिखिएगा आंसर तो पूरा का पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर लायक आंसर भी होना चाहिए। चलिए फिर आगे देखिए, यहाँ पर लिखिएगा यदि हम में वाक शक्ति ना होती तो हम गूंगे हो जाते हैं। सही, बिल्कुल राइट है। अगर हम बोलने की शक्ति नहीं होती तो हम गूंगे होते। सारी सृष्टि पशुओं की तरह मौन हो जाती। इस गूंगी सृष्टि का क्या होता। अवाक होने के कारण हम अपने दुख सुख किसी को कह नहीं पाते। हम में प्रशंसा आलोचना सुनने कहने की शक्ति का अनुभव हो जाता, बस खाली अनुभव होता। हम किसी से कुछ बोल नहीं पाते, कुछ कह नहीं पाते। तो इतना आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और इस साल पूछे जाने की ये 2 नंबर क्वेश्चन की 100% गारंटी है कि इस साल ही पूछा जाएगा। अगर हम में वक्त शक्ति ना होती तो क्या होगा। दीर्घ क्वेश्चन जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था, अगर हम में वक्त शक्ति ना होती तो क्या होता, क्वेश्चन वही है। लेकिन बातचीत शीर्षक निबंध के आधार पर उत्तर दे, इसमें निबंध के आधार पर उत्तर देना है। तो ये दोनों क्वेश्चन बातचीत है से हैं। दोनों को अगर लॉन्ग याद कर लेते हैं तो शॉर्ट में लिख सकते हैं, शॉर्ट भी याद किया तो उसको अपने हिसाब से बड़ा करके लिख सकते हैं। व्याख्या आता है इसमें, तो व्याख्या एक व्याख्या है जो कि आपको पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, जो कि ये व्याख्या आपका 2011 में पूछा गया है। 11 में ये व्याख्या पूछा गया है। तो व्याख्या अभी कोई मैटर नहीं करता, अभी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, आपका एग्जाम के लिए बेहतर हो जाएगा। तो चैप्टर 1 इस तरह से हमारा खत्म होता है। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर 2 की तरफ। तो चैप्टर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं, यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 2 है। चलिए चैप्टर 2 उसने कहा था चैप्टर के राइटर हैं चंद्र शर्मा गुलेरी। तो उसने कहा था चैप्टर के राइटर हैं गुलेरी जी। तो गुलेरी जी के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। पहला ही क्वेश्चन बनता है तेरी कुड़माई हो गई, किस कहानी का संबंध है। ये जो बात बोला है लाना सिंह, तेरी कुड़माई हो गई, यह किस पाठ में बोला गया है। तो उसने कहा था चैप्टर में बोले हैं, जो कि लाना सिंह बोले हैं कि तेरी कुड़माई हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन कहानी मानी जाती है। हिंदी कहानी में आपसे क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है, देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ। ये क्वेश्चन 21 में भी पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया है। कितने हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन कहानी माना जाता है। तो उसने कहा था जो कहानी है मील का पत्थर साबित हुआ है। चलिए चंद्र शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। यह क्वेश्चन आपको 11 और 21 दोनों में पूछा गया है। चंद्र शर्मा गुलेरी जी का कौन सी कहानी है। तो उसने कहा था जो कहानी है यह चंद्र शर्मा गुलेरी जी लिखा है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कहानी है, किस प्रकार की कहानी है। युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, या प्रेम की बलिदान होने की कहानी है, इनमें से कोई नहीं। तो उसने कहा था यह किस प्रकार की कहानी है। तो युद्ध की कहानी या तो युद्ध हुआ था, मतलब दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम की बलिदान की कहानी, इनमें से कोई नहीं। तो ये युद्ध की गई कहानी है जिसमें युद्ध हुआ था कितना बार, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। एक कौन सी रचना है जो कि गुलेरी जी की नहीं है। तो गुलेरी जी की जीवनी पढ़िएगा तो उनमें उनका पूरा रचना दिया गया है। तो पहला है सुखमय जीवन, या उनका रचना है बुद्ध का कांटा, यह भी गुलेरी जी की रचना है। उसने कहा था यह भी गुलेरी जी की रचना है।
हारे के हरे नाम, यह गुलेरी जी की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हारे की हरे नाम, जो कि गुलेरी जी की रचना नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। यह जो कहानी आप लोग पढ़े हैं यह किस प्रकार की कहानी है, तो यह एक क्रम प्रधान कहानी है। कौन कहानी, तो क्रम प्रधान कहानी है, उसने कहा था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। तो उसने कहा था कहानी के नायक मेन कैरेक्टर जो है वह लहना सिंह है। कौन, लहना सिंह। उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है, या किस वर्ष की रचना है, तो 1915 की यह रचना है। कब की, तो 1915 की यह रचना है, उसने कहा था कहानी का। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो गुलेरी जी हैं। तो गुलेरी जी हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, चंद्र शर्मा गुलेरी। इनका शॉर्ट में नाम गुलेरी जी भी ऑप्शन में आ जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि लहना सिंह, जो कि लहना है वो किस कहानी का पात्र है। तो लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो उसने कहा था कहानी का पात्र है लहना सिंह। लहना सिंह जो भी आए तो उसने कहा था कहानी रहेगा, नहीं तो लहना सिंह के बारे में चैप्टर दिया रहेगा, लहना सिंह के बारे में पूछेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन लहना सिंह से ही बनता है। चंद्र शर्मा गुलेरी किसके अभिवादन बनकर माओ कॉलेज अजमेर में आए। किसके अभिवादन बनकर, तो खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिवादन बनकर आए थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिए गए, उसने कहा था कहानी शीर्षक कहानी में यह उसने कहा था उद्यमी जो ऊँट है, ऊँट सिगड़ी यह कोले डाला, यह कोले डाला। ये कहाँ का है, तो सूबेदार हजारा सिंह। यह किसने कहा था, तो यह बात कहा था सूबेदार हजारा सिंह। अब इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है और हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछा जाएगा। देख सकते हैं, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है। उसने कहा था कहानी जो आप पढ़े इस कहानी का केंद्रीय भाव क्या है। दूसरा क्वेश्चन है फिरंगी मेम के बाग में क्या क्या है। तीसरा क्वेश्चन है लप्टन साहब, उसने कहा था जो कि कहानी के पात्र हैं, की जेब में क्या बरामद हुआ था। लप्टन साहब की जेब में क्या बरामद हुआ था। चौथा क्वेश्चन लहना सिंह ने बोधा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया था। पांचवा क्वेश्चन बोधा सिंह कौन है। छठवां क्वेश्चन लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है, यह शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन होता है इसमें से हर साल पूछा जाता है। और क्वेश्चन बैंक से ही आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन, अगर आप खाली क्वेश्चन बैंक का रिवीजन कर लेते हैं तो आप एग्जाम में पूरा का पूरा 100 में 100 नंबर लाइएगा। तो मैं पूरा का पूरा हिंदी का अभी रिविजन करा रहा हूँ, जो कि गदगन का बातचीत चैप्टर से लेकर मैं शिक्षा चैप्टर तक का कंप्लीट कराऊंगा। तो इन सब का आंसर भी आपको अभी मिलेगा। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपका जो है लहना सिंह का जो कि परिचित चित्रण लिखे, इनकी व्याख्या करना है। उसने कहा था कहानी के सारांश लिखे। दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं देखिए, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लाइन बाय लाइन 1 नंबर 2 नंबर सभी का आंसर आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए और क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, छोटा में मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, क्या ये पूरा कंप्लीटली दिखे। तो यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड किया गया है। तो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और व्याख्या सभी का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो सबका आंसर आप लोग पढ़ लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ये पीडीएफ मिल जाएगा, जो कि वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगा और कैसे डाउनलोड करना है। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए अभी अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर है 3। चैप्टर नंबर 3 है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के राइटर है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा यह लिखा गया हमारा संपूर्ण क्रांति राज। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है। कौन से पाठ लिखे हैं, जो कि 13, 19, 21 में पूछा गया है। तो संपूर्ण क्रांति के राइटर है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। जयप्रकाश नारायण जी का बचपन में क्या नाम था, तो बचपन में जयप्रकाश नारायण जी का बाउल नाम था। क्या, बाउल नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब दिया। छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने कब दिए। तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व जो कि 20 में पूछा गया है और 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जी ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी। तो एक पुस्तक का नाम है जिसको जयप्रकाश नारायण जी ने लिखा है। चलिए निम्नलिखित उदाहरण किस पाठ पर लिया गया है। अपना देश पिछड़ा हुआ है, बावजूद इसके कि हमने
हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। लोकतंत्र की स्थापना की है, इसके बावजूद भी हमारा देश पिछड़ा हुआ है। तो ये किस पार्ट से लिया गया है, ये जो लाइन है, तो यह संपूर्ण क्रांति पार्ट से लिए गए हैं। आपको अगर पाठ पढ़े होंगे तो याद होगा। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया है। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, तो जयप्रकाश नारायण जी है। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने। जयप्रकाश नारायण कब मार्क्सवादी बने, तो 1924 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने मार्क्सवादी बने। कब, तो 1924 ईस्वी में। 9 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि जयप्रकाश नारायण का पुरस्कार का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण के पुरस्कार का नाम क्या था, तो पुरस्कार का नाम था बाउल। पुरस्कार का नाम क्या था, तो बाउल नाम था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको अब मिलेगा शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। तो संपूर्ण क्रांति से शॉर्ट क्वेश्चन पहला बनता है कि जयप्रकाश नारायण के पत्नी का क्या नाम था, वे किसकी पुत्री थी। 19 और 21 दोनों में पूछा गया है, तो 24 में संभावना बनता है कि पूछा जाएगा। अब आपको आंसर एक बार देख के जरूर से आप सभी क्वेश्चन का रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनता है जयप्रकाश नारायण किस प्रकार के नेतृत्व देना चाहते थे। किस प्रकार के नेतृत्व देना चाहते थे जयप्रकाश नारायण। चलिए बापू और नेहरू किस विशेषता के उल्लेख जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में किए। बापू और नेहरू के किस विशेषता का उल्लेख जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में की है। तो ये तीनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और अगला एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से बनता है, जो कि संघर्ष समितियों में जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं थी, जो कि 20 और 22 में पूछा गया है। 20 और 2 22 और 2 24, याद रखिए 24 में 100%। चलिए अब हम लोग अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। हमारा तो चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चैप्टर नंबर चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर से, सॉरी चैप्टर नंबर 3 था। अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 4 है हमारा अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जिसमें आधा नर और आधा नारी का रूप है, जो कि शंकर और पार्वती का रूप है, जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया हमारा चैप्टर है। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा के हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन बनता है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। इस पाठ के लेखक कौन है, यह क्वेश्चन देख सकते हैं 11 में, 18 में, 21 में और 24 में पूछा जाएगा। तो बबुआ याद करते चलिए सब। चलिए अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जो कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक हैं। चलिए दिनकर जी को निम्न में कौन सा पुरस्कार दिया गया था। दिनकर जी को कौन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था दिनकर जी को। कौन, पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, पद्म विभूषण। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर किन का कल्पित रूप है, राधा कृष्ण का, या राम और सीता का, या शंकर और पार्वती का, या गणेश और लक्ष्मी का। तो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर। किसका, शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। किस रचना पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो उर्वशी रचना पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उर्वशी रचना पर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, जो कि अर्धनारीश्वर चैप्टर पढ़े और रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य में कौन सी विद्या है, तो अर्धनारीश्वर एक प्रकार का निबंध है। चलिए अब हम लोग चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चन ही प्रोवाइड किए गए हैं हमारे क्वेश्चन बैंक की तरफ से। क्वेश्चन बैंक ऐसा नहीं है कि जितना पूछा गया है उतना का उतना मैं उठा के खाली ओनली क्वेश्चन बैंक लेकर चले आया हूँ। आप लोग फोटो देखे होंगे तो समझ रहे हैं ओनली क्वेश्चन बैंक उठा के लेकर चले आए हैं और पढ़ा रहे हैं हम लोग को। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आज से हम आपको बोले कि 9 से लेकर 23 तक करा रहा हूँ, तो 9 से लेकर 23 तक ऐसा नहीं कि अर्धनारीश्वर चैप्टर से 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस साल भी पूछे जाने की संभावना है, वही क्वेश्चन मैं आप लोगों के लेकर लाया हूँ। नहीं तो चैप्टर आपको अर्धनारीश्वर चैप्टर पर है, इस चैप्टर से आपको एक ही क्वेश्चन 10 बार पूछा गया है, तो मैं 10 बार नहीं लिखा हूँ, उसको ओनली एक बार ही लेकर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। और जो इम्पोर्टेंट है वह सब मैं क्वेश्चन में करा रहा हूँ। तो आप लोग भी अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन बनता है नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई, जिसका आंसर भी मैं आपको नीचे में प्रोवाइड कर दूंगा। पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब क्या होता है, जब पुरुष नारी का गुण लेता है तो क्या हो जाता है।
चलिए लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि अर्धनारीश्वर निबंध को व्यक्ति विचारों का संक्षेप में लिखे हैं, शॉर्ट में लिखना है। उसके बाद नारी तो हूँ, नारी, देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, नारी तो हम हूँ करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। उपयुक्त कविता जो ये पंक्ति आपका दिए गए हैं, इसका भावार्थ निकाल के लिखना है, इसका भावार्थ लिखना है अपने शब्दों में। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ पे हैं, रविंद्रनाथ प्रसाद एवं प्रेमचंद्र के चिंतन को दिनकर किस तरह से असंतुष्ट थे। इन तीनों के विचार से दिनकर जी असंतुष्ट थे, कैसे थे ये हमें लिखना है। तो इसका आंसर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद आपको यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। सभी का आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 है हमारा, जो कि चैप्टर का नाम है रोज। रोज चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर के राइटर है सहीवतस्यान अगेय, मतलब सचितानंद हीरानंद बतस्यान, मतलब अगेय जी हैं। इनका शॉर्ट में नाम अगेय जी है, इनको शॉर्ट में सहीवतस्यान अगेय भी बोलते हैं। तो इस तरह इनका पूरा नाम है सचितानंद हीरानंद बतस्यान अगेय जी। तो चलिए रोज कहानी को स्टार्ट करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मालती किस कहानी की पात्रा है? तो मालती रोज कहानी की पात्रा है। चलिए निम्न में से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है? ग्रेगिन एक प्रकार का बीमारी होता है, जहां हो जाता है उस अंग को काटना पड़ता है। तो ग्रेगिन बीमारी के बारे में जो कि चित्रण किए गए हैं रोज चैप्टर में दिए गए हैं, जो कि मालती के पति डॉक्टर हैं, ग्रेगिन बीमारी के इलाज करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि अगेय के पिता का नाम क्या था? अगेय जी के पिताजी का नाम क्या था? तो अगेय जी के पिता का नाम था हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, जो कि अगेय जी के पिता का नाम था। साथ ही साथ याद करते चलिए मैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट, ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ, इससे आउट नहीं, ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछे जाने की संभावना है। तो अगेय जी के पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, रोज कहानी के कहानीकार कौन है? तो रोज चैप्टर जो लिखे हैं, जहाँ उनका पूरा नाम नहीं कहीं देखने को मिलता है, यहाँ बस ओनली अगेय जी मिलता है, तो अगेय जी इसका राइट आंसर होगा। मालती के पति का नाम था, तो मालती के पति का नाम था महेश्वर। महेश्वर जो कि डॉक्टर थे, ग्रेगिन बीमारी के इलाज करते थे। और सभी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, सभी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है जो कि मैं अभी आप लोग को करा रहा हूँ। चलिए रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका जो कौन है, मेन, तो इसका है मालती जो है मेन कहानी की नायिका है। चलिए दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, दूसरा सप्तक जब प्रकाशित हुआ, कब प्रकाशित हुआ? तो 1951 ईस्वी में दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। चलिए बचपन में खेलने के लिए सचितानंद हीरानंद बतस्यान अगेय ने कौन सा नाटक लिखा था? इंद्र सभा एक नाटक का नाम है, जो कि सचिदानंद ने अपने से लिखा था खेलने के लिए। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी के बर्तन गर्म पानी में क्यों धो रही थी? तो मिट्टी के बर्तन को गर्म पानी में इसलिए धो रही थी क्योंकि उसमें उनको दही जमाना था। किस लिए? तो दही जमाने के लिए वो धो रही थी। चलिए इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन मैं जो क्वेश्चन बैंक में जितना करा रहा हूँ, अगर इतना आप ऑनली कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि 100% गारंटी है कि अगर इतना क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको एग्जाम में। रोज कहानी की मालती ने किताब को क्या लिख किया था? रोज कहानी जो कि आप पढ़े होंगे, तो उसमें मालती ने, उसमें एक किताब था, उस किताब को क्या किया था? जो कि आंसर आप लोग पढ़ लीजिएगा, अभी आंसर आपको नीचे में मिल जाएगा। मालती के घर का वातावरण कैसा था? घर के वातावरण कैसा था? मालती के पति का परिचय दे। मालती के पति का परिचय देना है, तो पति जी एक डॉक्टर थे जो कि इलाज करते थे ग्रेगिन बीमारी का, जहाँ होता था उस अंग को काट देते थे, यहीं इलाज करते थे। रोज कहानी के केंद्रीय संदेश की समीक्षा करें, जो कि क्वेश्चन देख सकते हैं 12, 13, 21 और 24 में पूछा जाएगा। रोज कहानी के सारांश लिखे। इसे चैप्टर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ऊपर पूछा जाएगा, नहीं तो अर्थों में जो दिए गए हैं पूछा जा सकता है। दोनों का आंसर सेम होगा। रोज शीर्षक कहानी का उद्देश्य लिखे, इसका भी आंसर आपको रिलेटेड ही मिलेगा दोनों का। तो चलिए अब आप लोग आंसर यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, जो कि यहाँ पर आपको पूरा आंसर प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए अब हम लोग अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 100, जो कि भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है,
जो कि एक लेख और एक पत्र 26 जनवरी हमारा हाल फिलहाल में अभी बीता है। तो आपको भगत सिंह के बारे में पूरा याद होगा अभी। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक लेख एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो भगत सिंह सुखदेव को पत्र लिख रहे थे। भगत सिंह किसको? तो सुखदेव को पत्र लिखे थे। चलिए एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो भगत सिंह है। यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर नेम और राइटर नेम नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, इस वीडियो को जाके जरूर से देख लीजिएगा। वहाँ कंप्लीटली याद कराएं कि चैप्टर और राइटर का नाम कैसे याद कर रहे हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ डेट दोनों याद कराएं, चारों याद। चलिए एक लेख एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? तो एक ऐतिहासिक पत्र है, जो कि एक ऐतिहासिक पत्र है जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, एक प्रकार का इतिहास है। चलिए भगत सिंह की पिताजी का क्या नाम था? भगत सिंह के पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह। भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? सरदार किशन सिंह। भगत सिंह का जन्म कब हुआ? तो भगत सिंह का जन्म हुआ 28 सितंबर 1907 ईस्वी। भगत सिंह का जन्म हुआ 28 सितंबर 1907 ईस्वी में भगत सिंह का जन्म हुआ है। अब इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो भी देख लीजिए कि भगत सिंह की विद्यार्थियों में क्या अपेक्षाएं थी? विद्यार्थियों के प्रति भगत सिंह की क्या अपेक्षाएं थी? भगत सिंह के अनुसार देश के कैसे युवकों की आवश्यकता है? विद्यार्थियों को राजनीतिक में भाग लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन है, भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? वो आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में आपके विचार को, अब जो आपका विचार है वो स्पष्ट कीजिए। भगत सिंह कौन थे? भगत सिंह के बारे में कौन नहीं जानता है अभी के टाइम में? तो सभी लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। भगत सिंह के बारे में तो लगभग सभी लोग इसका आंसर लिख दीजिएगा। जो भी भगत सिंह चैप्टर से क्वेश्चन आएगा वो सब लगभग आप लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि अभी ही 26 जनवरी बीता है। तो चलिए अब हम लोग अगले चैप्टर, जो कि हमारा चैप्टर नंबर है 7, तो चैप्टर नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 7 ओ सदा नीरा, जिसके राइटर है जगदीश चंद्र माथुर जी। पहला क्वेश्चन बनता है, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा तल है? वर्णित मन कैसा तल है? गहरा है या छोटा और विशाल है, या उथले और छिछले हैं, या गहरे और विशाल है? तो ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन जो है गहरे और विशाल है। कैसा है? गहरे और विशाल है। ओ सदा नीरा जो कि किस विद्या के अंतर्गत है? ओ सदा नीरा जो है निबंध के अंतर्गत है। क्या है? यह एक प्रकार का निबंध है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि बहुजन स्वप्रेरक के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखे हैं। बहुजन स्वप्रेरक के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी लिखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो वो सदा नीरा जो चैप्टर पढ़ेंगे, ये चैप्टर है जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। चैप्टर नेम, राइटर नेम, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेट ये पूरा मैं वीडियो बना चुका हूँ। आपको ये दोबारा मैं बता रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, जरूर से जाके कंप्लीट कर लीजिएगा। 10 नंबर उससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला है। चलिए ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो माथुर जी है, जगदीश चंद्र माथुर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 में बाढ़ का दृश्य उन्होंने देखा है। उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी में बाढ़ की याद आई है? तो कैकेयी के क्रोध रूपी नदी में बाढ़ की याद आई है। किसके? तो कैकेयी के। ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ पर स्थापित किया था? तो बड़हरवा मधुबन के भितिहारवा में। कहा? तो बड़हरवा मधुबन और भितिहारवा में जो कि उन्होंने अपना स्कूल आश्रम विद्यालय स्थापित किया था। और इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी चलिए साथ साथ कंप्लीट कर लेते हैं। गंगा पर जो कि पुल बनाने में अंग्रेज ने क्या दिलचस्पी नहीं दी? पुंडलीक जी कौन थे? गांधी जी के शिक्षा के संबंधी आदर्श थे। ओ सदा नीरा किस नदी के लिए कहा गया है? लॉन्ग क्वेश्चन है, चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया? चंपारण में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? ओ सदा नीरा पाठ में आए नौका विहार पर संघ का वर्णन करे। ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीटली बता रहा हूँ, जो ओनली इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। हमारा यहाँ नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हमारा है सिपाही की माँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, सिपाही की माँ।
सिपाही की माँ काफ़ी हैवी कहानी है। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसके राइटर जी हैं मोहन राकेश जी। मोहन राकेश जी ने बहुत अच्छा ये कहानी लिखा है, जो कि सिपाही की माँ कहानी है। चलिए इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सिपाही की माँ की रचयिता कौन है? मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया यह प्यारा कहानी है, जो कि सिपाही के माँ। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो मोहन राकेश का बचपन का क्या नाम था? तो मदन मोहन गुगलानी, मदन मोहन गुगलानी, मदन मोहन। यहाँ देखिए कृष्ण मोहन है, तो कृष्ण मोहन नहीं होगा, कौन होगा? तो मदन मोहन गुगलानी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। नाटक संग्रह कौन सा है? तो आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, जो कि एक नाटक संग्रह मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है। फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वो भाग नहीं सकते। जो फौजी छोड़कर भागता है गोली मार दी जाती है। उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? तो ये मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया जो पाठ है सिपाही की माँ, इस चैप्टर में बताया जा रहा है कि फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वो भाग नहीं सकते। जो फौजी छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो ये किस चैप्टर का लाइन है? तो सिपाही की माँ चैप्टर का लाइन है। रंगून, रंगून कहाँ पर है? बर्मा एक जगह है, वहां पर है, रंगून जगह का नाम है। तो रंगून कहाँ है? बर्मा में है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो नई कहानी के आंदोलन जो हुआ था उसके प्रमुख हस्ताक्षर कौन थे? तो मोहन राकेश थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि 7 नंबर और 8 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है कि मोहन सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलना फिरना ढांचा कौन है? तो दीनू कुमार का हड्डियों से चलना फिरना ढांचा है। अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो दीनू कुमार के बारे में जरूर से पढ़े होंगे। नाटक, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिमा कौन माने जाते थे? तो जयशंकर प्रसाद के बाद मोहन राकेश जी माने जाते थे। कौन? तो मोहन राकेश जी। इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते थे? मानक और सिपाही जो कि दोनों आए थे, एक दूसरे को क्यों मारना चाहते थे? दूसरा क्वेश्चन, मानक स्वयं को बस बहसी बहसी और जानवर भी बढ़कर क्यों कहता था? तीसरा क्वेश्चन, बीसनी और मुन्नी, बीसनी उनकी माँ थी और मुन्नी उनकी बहन थी, को किनकी प्रतीक्षा थी? वो डाकियों की राह क्यों देखना चाहते थे? तो मानक की चिट्ठी के लिए वो डाकियों के राह देखते थे। कुंती का परिचय थे, कुंती जो कि पड़ोसी थी। बीसनी कौन है? इसकी क्या प्रतीक्षा है? जो कि हमारा बेटा वहां से लौट जाए। बीसनी मुन जो कि सिपाही की माँ है। चलिए 3 का यहाँ पर दिया गया है लॉन्ग क्वेश्चन, सिपाही की माँ की कथा का वस्तु प्रस्तुत करे। सिपाही की माँ की कथा के बारे में जो भी चैप्टर है उसके बारे में पूरा डिटेल में बताना है। सबका आंसर भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि हमारा चैप्टर नंबर है 9 चैप्टर में हमारा है परगीत और समाज, जिनके राइटर है नामवर सिंह। नामवर सिंह जी के द्वारा लिखा गया है हमारा कहानी परगीत और समाज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन बनता है, नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है? क्या है? कहानी है या निबंध है या एकांकी है या आत्मकथा है? तो नामवर जी के द्वारा लिखा गया परगीत और समाज एक प्रकार का निबंध है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? तो नामवर सिंह थे। कौन? नामवर सिंह थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि परगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श थे। तो काव्य सिद्धांत के आदर्श कौन थे? तो प्रबंध काव्य थे। प्रबंध काव्य, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रबंध काव्य। उन्होंने प्राय लंबी कविताएं ही लिखी है। उन्होंने प्राय लंबी कविताएं ही लिखी है। तो ये गजानन माधव मुक्ति बोध का है। कौन? किनका? गजानन माधव मुक्ति बोध का। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, 20वीं सदी में प्रतीत परगीतात्मकता का दूसरा उत्मेष कैसा था? तो रोमांटिक था। रोमांटिक था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, रोमांटिक। अगला क्वेश्चन बनता है शॉर्ट क्वेश्चन की, नामवर सिंह किन कविताओं के श्रेष्ठ मानते थे? परगीतात्मकता के अर्थ आलोचनात्मक के दृष्टि से क्या है? इसका अर्थ हमें लिखना है। परगीत क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनता है, नामवर सिंह द्वारा रचित परगीत और समाज के निबंध की व्याख्या करना है, निबंध की आलोचना करना है। तो निबंध जो कैसा है इसके बारे में पूरा डिटेल में हमें लिखना है। तो चलिए अब हम लोग अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। हमारा अगला चैप्टर बनता है जो कि 10 नंबर चैप्टर है, जूठन। जूठन चैप्टर है। जूठन चैप्टर का राइटर है, देख सकते हैं, हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जो कि कई बार बता चुके हैं और आपको कई बार बोल चुके हैं कि जो कि चैप्टर नेम, राइटर नेम और डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ कंप्लीटली याद कर लीजिए।
जूठन चैप्टर का पहला, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आंदोलन पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक का नाम है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, जो कि 11 में पूछा गया है। जूठन क्या है? रेखा चित्र है या शब्द चित्र है या कहानी है या आत्मकथा है? तो जूठन एक प्रकार का आत्मकथा है। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है कि जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य में कौन सी विद्या है? इसमें कौन सी विद्या है? या एक प्रकार का आत्मकथा है। क्या है? तो आत्मकथा है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? तो जूठन चैप्टर लिखे हैं कौन? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हैं जूठन। अगला बनता है, अगला क्वेश्चन है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के स्कूल का हेडमास्टर कौन थे? जूठन जो कि आत्मकथा है, इस स्कूल के हेडमास्टर कौन थे? तो हेडमास्टर का नाम था कल्लीराम। हेडमास्टर का नाम क्या था? तो कल्लीराम नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो 1953 ईस्वी में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जूठन चैप्टर का यहाँ पर एक व्याख्या दिया गया है। इस चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन एक्चुअली अभी पूछा नहीं गया है। कोई भी व्याख्या है आपका, व्याख्या पढ़ सकते हैं, इसका आंसर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि आपको डबल पेज में है, साइड में आपको है, इस तरह से आप पेज देख सकते हैं, इस तरह से आपका पेज है। चलिए अब हमारा अगला चैप्टर है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन जिसके राइटर है मलयज जी। हंसते हुए मेरा अकेलापन के राइटर कौन है? तो मलयज जी है। तो मलयज जी के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, मलयज की रचना नहीं है। ये जो आपको 4 रचना का नाम दिए गए, इनमें से कौन मलयज जी की रचना नहीं है? न आने वाला कल यह उनका रचना है ही, सदियों का संताप यह भी है, बकलम खुद यह भी है। इनमें से कोई नहीं उनका रचना है। इनमें तीनों के तीनों हैं। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कौन नहीं है, तो कोई है ही नहीं, क्योंकि नहीं है हम तो इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर मार देंगे। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है? तो यह एक प्रकार का डायरी है। अगला क्वेश्चन है कि जख्म का घोल शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो जख्म का घोल यह एक कविता का नाम, जो कि कविता मलयज के द्वारा लिखा गया है। जख्म की घोल, जिस तरह से हम लोग का पढ़ रहे हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन, तो इस तरह से जख्म का घोल उनका एक कविता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, जो कि 2 नंबर में पूछा जाता है कि डायरी क्या है? डायरी के लिखा जाने क्यों मुश्किल है? धरती का क्षण से क्या आशय है? ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। ये 12 में, 13 में, 16 में, 20 में, 17 में पूछा गया है, तो इस साल पूछा जाएगा। क्वेश्चन बैंक से यहाँ समझ लीजिए आप, पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक से ही रहता है। चलिए अगला हमारा चैप्टर है, जो कि तिरिच चैप्टर के राइटर है उदय प्रकाश जी। उदय प्रकाश जी के द्वारा चैप्टर लिखा गया है तिरिच। पहला क्वेश्चन, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ? उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ? तो 1952 में या 42 में या 30 में या 60 में? तो उदय प्रकाश जी का जन्म हुआ 1952 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, तिरिच किस प्रकार की रचना है? यह किस प्रकार की रचना है? आधुनिक त्रासदी की यह रचना है, एक प्रकार का तिरिच शीर्षक पाठ के लेखक के पिताजी कितने साल के थे? कितने साल के तिरिच लेखक के पिताजी थे? हमें तिरिच चैप्टर के राइटर के पिताजी को बताना है कि कितने साल के थे। तो 55 साल के थे। कितने साल के? 55 साल के थे। चलिए इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है। तिरिच किसका प्रतीक है? तिरिच कहानी के सारांश लिखे। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों के दोनों क्वेश्चन शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन जरूर से रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। अगला चैप्टर है जो कि शिक्षा। हमारा इस हिंदी का हमारा लास्ट चैप्टर है शिक्षा, जो कि बातचीत से हम बताए थे आपको शिक्षा तक का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव कराएंगे। तो सब्जेक्टिव का आप लोग खाली ओनली क्वेश्चन बताए हैं, आंसर आप लोग खुद से पढ़िएगा। पहले चैप्टर में बता दिए, क्योंकि हम बस ओनली यहाँ पर रिवीजन करा सकते हैं, साथ में याद नहीं करा सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीटली याद भी करा सकते हैं। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव याद करा रहे हैं। सब्जेक्टिव का इसका PDF भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अभी ये पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं शिक्षा चैप्टर के, इसके बाद मैं बताऊँगा PDF कहाँ से मिलेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा जो कि आपका चैप्टर है, शीर्षक निबंध के इस चैप्टर के रचनाकार कौन है? तो एक चैप्टर किन के द्वारा लिखा गया है? तो आप सभी को पता है, जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया है। लीडरबेड के नजर में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? राज्य शिक्षक थे या देश शिक्षक थे या विश्व शिक्षक या गांव के शिक्षक? तो लीडरबेड के नजर में जे कृष्णमूर्ति विश्व शिक्षक थे। क्या थे? विश्व शिक्षक। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि
जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती। पठित पाठ की उक्ति है, या किस पाठ से लिया गया है? ये लाइनिंग। तो ये लाइनिंग किस पाठ से लिया गया है हमें बताना है। तो शिक्षा पाठ में ये लाइनिंग दिया गया है, जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती। जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? जय कृष्णमूर्ति जी का पूरा नाम क्या है? जय कृष्णमूर्ति का तो नाम ही है। यहाँ पर जद कृष्णमूर्ति, यहाँ पर जिद्दू कृष्णमूर्ति, यहाँ पर जिद कृष्णमूर्ति, यहाँ पर सज्जद कृष्णमूर्ति। तो जय कृष्णमूर्ति जी का पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। क्या नाम है? जिद्दू कृष्णमूर्ति नाम है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जिद्दू कृष्णमूर्ति। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य की खोज तभी संभव है जब, साहित्य की खोज तभी संभव है जब हम स्वतंत्र हो। जब हम स्वतंत्र रहेंगे तभी हम लोग साहित्य की खोज कर सकते हैं, सत्य की खोज कर सकते हैं, जब हम स्वतंत्र रहेंगे। C.W. लीडरबेट किन में विश्व शिक्षक के रूप देखते थे? तो लीडरबेट के नज़र में हमारे जे कृष्णमूर्ति थे, जिनके विश्व शिक्षक की रूप देखती थी। चलिए अगला हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन है कि जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है? जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनता है शिक्षा का क्या अर्थ है? इसके कार्य एवं उपयोगिता को स्पष्ट करें। मतलब शिक्षा क्या है, इसका पूरा डीपली नॉलेज आपको चाहिए। इसका कार्य क्या है, इसका उपयोगिता क्या है। दूसरा क्वेश्चन शिक्षा पाठ के सारांश लिखें, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कंप्लीटली। यहाँ पर आपको सारांश भी मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सारांश, यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन सबका आंसर भी मिल जाएगा। तब इतना आप लोग देख लिया। अब इसका पीडीएफ भी आपको चाहिए। पीडीएफ रहेगा तभी आप इसके लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो पीडीएफ के लिए मैं आपको यहाँ पर एक नंबर दे रहा हूँ, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो डायरेक्टली व्हाट्सअप नंबर भी वहाँ पर मिलेगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 8969831773। इस नंबर पर आपको ओनली व्हाट्सएप को सेव करके व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। मैसेज करके आप बोल सकते हैं हिंदी का 1 शॉट रिवीजन वाला वीडियो पीडीएफ चाहिए, जो कि 1 शॉट ऑब्जेक्टिव्स के साथ में सब्जेक्टिव, इस तरह से लिखिएगा तो मैं ये आपका पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। क्योंकि आज क्लास हो रहा है तो अभी कुछ देर बाद मैं ग्रुप में पीडीएफ को प्रोवाइड कर दूंगा। तो ग्रुप में आप अभी नहीं है तो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ही है, तो व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। तो आपसे ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, पर्सनल मैसेज करके ये अब जो क्लास कराई इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो इस तरह से इसका पीडीएफ ले लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।